नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मेडिकल ऑक्सीजन और संबंधित चिकित्सा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी जाएगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि 1 मई से टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए जाएं। प्रधानमंत्री ने सभी पंचायतों से कोविड महामारी से लड़ाई में दवाई भी कड़ाई भी मंत्र का पालन करने का आग्रह किया। स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण आरंभ किया। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड कोविड प्रभावित स्थानीय जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। देश भर में अब तक 14 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 3,46,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोमवार को विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकटरमणा ने 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बढ़ती मांग के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया। केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरणों के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी छूट देने का निर्णय लिया है। इन उपकरणों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कैनिस्टर, फिलिंग सिस्टम, स्टोरेज टैंक, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन और वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बनाने के अन्य उपकरण शामिल हैं। सरकार ने अगले 3 महीने तक कोविड वैक्सीन को बुनियादी आयात शुल्क से छूट देने का भी फैसला किया है। बैठक में श्री मोदी ने मेडिकल ऑक्सीजन और घर तथा अस्पतालों में रोगी देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सभी मंत्रालयों और विभागों को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तालमेल के साथ काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि रेमडेसिविर और उसके लिए आवश्यक चीजों को हाल ही में बुनियादी आयात शुल्क से छूट दी गई है। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने संबंधी उपकरणों के आयात में तेजी लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि ऐसे सभी उपकरणों के लिए निर्बाध और तेजी से मंजूरी सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग ने इस संबंध में जल्द से जल्द सीमा शुल्क संबंधी अनुमति के मुद्दे सुलझाने के लिए सीमा शुल्क विभाग में संयुक्त सचिव गौरव मसालदान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। केंद्र ने ऑक्सीजन और मेडिकल चीजों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पिछले कुछ दिनों में कई उपाय किए हैं। वायुसेना के विमानों के जरिए सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लाए जा रहे हैं। इन विमानों से देश में ऑक्सीजन टैंकों की ढुलाई भी की जा रही है ताकि इन्हें लाने ले जाने के काम में कम समय लगे। वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया तथा राजस्व, स्वास्थ्य और डीपीआईआईटी विभाग के सचिव तथा अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 10 कंटेनर के जरिए करीब 150 टन ऑक्सीजन गंतव्य तक पहुंचाई है। भारतीय रेलवे कोविड-19 से बचाव के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है। तरल चिकित्सा ऑक्सीजन टैंकरों के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस नासिक और लखनऊ पहुंची। मार्ग में कुछ कंटेनर नागपुर और वाराणसी में भी उतारे गए। तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने आज सुबह लखनऊ से अपनी यात्रा शुरू की। इस रेलगाड़ी के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ से वाराणसी के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी की जा सकें। ऐसी और रेलगाड़ियां चलवाने के लिए आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य भी रेलवे से परामर्श कर रहे हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से आरंभ होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण में पंजीकरण के लिए अतिरिक्त निजी कोविड टीका केंद्र स्थापित करने को कहा है। केंद्र ने इसके लिए निजी अस्पतालों और औद्योगिकी संस्थानों तथा उद्योग संगठनों के अस्पतालों को भी शामिल करने को कहा है। राज्यों को पंजीकरण के आवेदन की प्रक्रिया में समन्वय के लिए उचित अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा ने आज इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के तीसरे चरण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। राज्यों को उन अस्पतालों की निगरानी करने को कहा गया जिन्होंने टीका लिया है और उसका भंडारण तथा उसके मूल्य कोविन पर घोषित कर दिए हैं। उनको 18 से 45 वर्ष की आयु के पंजीकरण की सूचना प्रचारित करने को भी कहा गया। बैठक के दौरान राज्यों को कोविड टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए कानून और व्यवस्था संबंधी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने को भी कहा गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म अब स्थिर हो गया है और भलीभांति काम कर रहा है। इसे नई जटिलताओं को दूर करने के लिए भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने समय पर सही डेटा दर्ज करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि किसी भी गलत सूचना का पूरी प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्यों, अस्पतालों और कोरोना महामारी से निपटने के समस्त बुनियादी ढांचे की समीक्षा करने की सलाह दी। राज्यों को वास्तविक समय में बिस्तर की उपलब्धता का रिकॉर्ड रखने को भी कहा गया। उन्होंने अपने घरों में आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को फोन पर सलाह उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू तथा डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने की भी सलाह दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण जनों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है। देश भर में स्वामित्व योजना के शुभारंभ के अवसर पर वर्चुअल समारोह में आज श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की। 1 साल पहले पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई इस साल और भी कड़ी है, क्योंकि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वास्थ्य संबंधी सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। श्री मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए सभी पंचायतों से दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र का पालन करने का आग्रह किया। मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी होती है, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। ग्राम पंचायतों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रत्येक नीति और प्रयासों में गांवों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है, पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं, पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमने आपकी भागीदारी से आगे बढ़ाया है। आज गांव में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंद्र सरकार चला रही है, वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ई स्वामित्व योजना के तहत 4 लाख से अधिक जिन लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, वे इनकी मदद से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। पुरस्कार के तहत दी जाने वाली 5 लाख से 50 लाख रुपए तक की राशि विजेता पंचायतों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीधे अंतरित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर के कोलावाड़ा गांव में ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से देश भर में ऑक्सीजन निर्माण के लिए 100 संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 गुजरात में होंगे, जो शीघ्र ही चालू हो जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा आज शुरू किए गए ऑक्सीजन प्लांट से कोलावाड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। इस प्लांट से प्रति मिनट 280 लीटर ऑक्सीजन बनेगा। प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन टीएसए टेक्नोलॉजी आधारित यह प्लांट सामान्य हवा में से लगातार ऑक्सीजन उत्पादन करता रहेगा। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 13,804 नए मामले दर्ज हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मेडिकल ऑक्सीजन और संबंधित चिकित्सा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी जाएगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि 1 मई से टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए जाएं। प्रधानमंत्री ने सभी पंचायतों से कोविड महामारी से लड़ाई में दवाई भी कड़ाई भी मंत्र का पालन करने का आग्रह किया। स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण आरंभ किया। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड कोविड प्रभावित स्थानीय जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। देश भर में अब तक 14 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 3,46,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोमवार को विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमणा ने 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। सरकार ने रक्षा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्ट्री बोर्ड से संबंधित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को कोरोना संक्रमित स्थानीय लोगों को चिकित्सा सेवाएं देने की अनुमति प्रदान कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोविड महामारी से लड़ने के मंत्रालय और तीनों सेनाओं के प्रयासों की समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय और सशस्त्र सेनाएं सिविल प्रशासन को हर संभव सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और तीनों सेनाएं विभिन्न उपायों की प्रगति पर निगरानी रख रही है। रक्षा मंत्री ने बताया कि डीआरडीओ आज नई दिल्ली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में 250 बिस्तरों की अतिरिक्त व्यवस्था कर रहा है। इन्हें मिलाकर वहां बिस्तरों की कुल संख्या 500 हो जाएगी। गुजरात में 1000 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड सेंटर स्थापित करने के प्रयास जोर शोर से जारी हैं और ये अस्पताल अगले 5 या 6 दिन में चालू हो जाएगा। इसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करते हुए एएफएमएस द्वारा किया जाएगा। भारत ने 14 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर कोविड महामारी के प्रकोप से निपटने में नया मुकाम हासिल किया है। देश में इस वर्ष 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश 1 मई से टीकाकरण के तीसरे अभियान में जुटा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 3,46,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,66,10,481 हो गई। कल 2,19,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। अब तक 1,38,67,997 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने की दर 83.49% है। कल 2,600 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 1,89,544 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। इस समय 25,52,940 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच गंभीर रोगियों को बचाने के लिए हर जगह ऑक्सीजन की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है। केंद्र, राज्यों और स्थानीय प्रशासन जरूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मुंबई का एक युवा जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। मुंबई संवाददाता की एक रिपोर्ट। पिछले साल कोविड महामारी शुरू होने के बाद से समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा अनुकरणीय कार्य सामने आया है। ऐसी एक उदाहरण में उपनगरीय मुंबई के मालाड के एक युवक शाहनवाज शेख परोपकारिता का एक आदर्श उदाहरण प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग को देखते हुए शाहनवाज शेख ने अपनी एसयूवी गाड़ी पिछले साल बेच दी और उन रुपयों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे। शुरुआत में शाहनवाज ने प्राप्त राशि से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे और लगभग 4,000 रोगियों को समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति मुफ्त में प्रदान की। इस वर्ष उन्होंने अब तक लगभग 400 रोगियों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सुविधा दी है। मरीजों तक बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए उन्होंने एक वॉर रूम भी बनाया है। विनीत मासावकर के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए राज्य में आज और कल पाबंदियां लगाई गई। इन 2 दिनों में केवल आवश्यक सेवाओं पर छूट रहेगी। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि स्थिति तेजी से खराब हो रही है और लोगों को कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस बीच केरल में आज 26,685 नए व्यक्ति संक्रमित हो गए। राज्य में संक्रमित होने की दर 20.35% तक पहुंच गई है। तमिलनाडु सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में और अधिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। नए प्रतिबंधों के तहत सभी सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन क्लब, बार और सभागार बंद रहेंगे। बड़े आकार की दुकानें और शॉपिंग मॉल मालिकों को भी अपने प्रतिष्ठान अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। नए प्रतिबंध आगामी सोमवार से लागू होंगे।
तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाएगी और 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इन 4 करोड़ लोगों में वे लोग शामिल हैं जो अन्य राज्यों से यहां काम करने आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसके अंतर्गत करीब 65 लाख लोगों को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। इस योजना की पूरी लागत जम्मू कश्मीर प्रशासन वहन करेगा। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सभी बाजार और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश में आज 2030 नए संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि हुई और 15 लोगों की कोविड से मृत्यु हो गई। ब्यौरा हमारे श्रीनगर संवाददाता से। कोविड मामलों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने संबंधित अधिकारियों को आम जनता के बीच उचित कोविड व्यवहार बनाए रखने के साथ साथ परीक्षण और टीकाकरण की रणनीति को सख्ती से लागू करने को कहा है। श्री सुब्रमण्यम ने संबंधित जिला प्रशासनों को चिन्हित समूह में परीक्षण बढ़ाने और टीकाकरण को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश में 36 ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। भारतीय रेलवे ने कोविड देखभाल सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल में आइसोलेशन रेल डिब्बों की व्यवस्था की है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर करीब 20 आइसोलेशन कोच तैनात किए गए हैं, जिनमें हल्के लक्षणों वाले कोविड रोगियों को रखा जा सकता है। एक रिपोर्ट। डीआरएम भोपाल उदय बोरवनकर ने बताया है कि कोच आइसोलेशन के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इन 20 रेलवे कोच में 320 बिस्तरों की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा अन्य 20 कोच हबीबगंज स्टेशन भोपाल में भी लगाए जाएंगे। प्रत्येक कोच कम से कम 8 मरीजों को रखने में सक्षम होगा। एक कंपार्टमेंट को पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आरक्षित किया गया है। पिछले साल भोपाल रेलवे डिवीजन ने कोविड रोगियों के लिए लगभग 133 ट्रेन डब्बों को आइसोलेशन डब्बों में परिवर्तित किया था। ये रेलवे आइसोलेशन कोच आवश्यकता होने पर आपातकालीन अस्पताल के रूप में भी काम कर सकते हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। झारखंड में कोविड रोगियों के बेहतर उपचार और अधिक ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों के लिए बिस्तरों की मांग पूरी करने के वास्ते विशेष एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड सरकार द्वारा की गई एक अनूठी पहल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सक्रिय कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन समर्थित बिस्तरों की कमी को दूर करने के लिए 2 कोविड सर्किट गलियारों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। रांची सर्किट के गलियारों में रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़ और लातेहार जिले शामिल हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम सर्किट में जमशेदपुर, सरायकेला खरसावा और चाईबासा जिले शामिल हैं, जिनमें हाल ही में ऑक्सीजन समर्थित बेड की उच्च मांग देखी गई है। राज्य सरकार ने पिछले 20 दिनों में राज्य में ऑक्सीजन बेड की संख्या को 2,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के बारे में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि वे कोविड से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र और निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बैठक में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में सोमवार को होने वाले मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक चलेगा। न्यायमूर्ति एन वेंकटरमणा ने आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।
उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया। न्यायमूर्ति रमणा करीब 16 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे और अगले साल 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में जन्मे न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने फरवरी 1983 में वकालत शुरू की थी। जून 2000 में उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। मार्च 2013 से मई 2013 तक वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। न्यायमूर्ति रमन्ना सितंबर 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। फरवरी 2014 में उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसी महीने के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 3 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। सेना ने उत्तराखंड के सुमना के पास हिमस्खलन स्थल से 384 लोगों को बचा लिया है। अब तक 10 शव निकाले जा चुके हैं। सेना ने कहा कि लापता लोगों की तलाश का कार्य जारी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम मुंबई शहर में बार तथा रेस्टोरेंट से खुफिया अपराध शाखा की मदद से कथित जबरन धन वसूली का मुकदमा दर्ज किया है। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि है। दिनकर वीर रस के कवि थे। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। आइए सुनते हैं आशुतोष राणा की आवाज में दिनकर की कृति रश्मि रथी का ये अंश। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत भूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर अधिबंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। और दृगों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साधने, हा दुर्योधन बांधने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मेडिकल ऑक्सीजन और संबंधित चिकित्सा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी जाएगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया कि 1 मई से टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए जाएं। प्रधानमंत्री ने सभी पंचायतों से कोविड महामारी से लड़ाई में दवाई भी कड़ाई भी मंत्र का पालन करने का आग्रह किया। स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण आरंभ किया। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड कोविड प्रभावित स्थानीय जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। देश भर में अब तक 14 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 3,46,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है
कि सोमवार को विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकटरमणा ने 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।